So, student, let's start with illustration number 14. Illustration number 14 important है, रीजन बीइंग क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट वाला सम है, तो एडजस्टमेंट वाले सम्स हमारे लिए बहुत काम के, राइट? तो हम एडजस्टमेंट पे फोकस करेंगे और उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 14. ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 14 हो गया. तुम्हारे स्क्रीन पे तुम्हारे पास क्वेश्चन पूरा आ गया. इसके अंदर में सिर्फ हम लोग का फोकस ये रहेगा, इसके अंदर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एवरीथिंग. ठीक है, पूरा तुम्हें 3 पेज का फॉर्मेट बनाना है और प्लस इसके अंदर में एक एडजस्टमेंट भी हुई. एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो एडजस्टमेंट को हम फोकस करेंगे. और एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, एक इफेक्ट पीएनएल में जाएगा जो टैक्सेस करके आता है, और दूसरी इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में. तो ये चीज अभी याद रखो. पहले सम चालू करने से पहले आई वुड प्रिफर कि तुम लोग पूरा का पूरा फॉर्मेट बना के रखो. तो जब मैं सम चालू करवाओ, एक एक चीजें लिखवाना चालू करोगे, मैं तो जो सीक्वेंस में आएगा उसी सीक्वेंस में लिखवाऊंगा. ठीक है, तो तुम सिर्फ डायरेक्ट अमाउंट भर सको और तुम्हारा सम रेडी हो जाएगा. तो सबसे पहले वीडियो के अंदर में मैंने तुम लोग को पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो लिखवा दिया है, तो तुम पूरा पूरा फॉर्मेट लिख दो नोट नंबर के साथ. ओके, सो आई होप वीडियो पॉज कर दो, फॉर्मेट बना दो, या फिर तब तक के अंदर में प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है, एंड प्लीज कमेंट. अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हारे लिए चीजें इजी बनते जा रही है, तो प्लीज कमेंट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सबसे पहला चीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर में तुम्हारे पास में कौन सी इंफॉर्मेशन है? तो डायरेक्टली तुम्हारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, जो है रुपीज कितना? 7,50,000. तो यहाँ पे आ जाएगा 7,50,000. अब इनकम के नाम पे और कौन सी इनकम है तुम्हारे पास? तो इनकम के नाम पे तुम्हारे पास में क्रेडिट वाली चीजें देखो, अदर इनकम करके मेंशन किया हुआ है. तो अदर इनकम तुम्हारे पास कितना है? 20,000. तो अदर इनकम पे आ जाओ और 20,000 लिख दो. तो टोटल इनकम तुम्हारे पास कितना हो गया है? टोटल इनकम इज 7,70,000. यहाँ तक क्लियर है? 7,70,000 तुम्हारे पास फाइनली क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू. अब हम क्वेश्चन में से देखते हैं एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस के अंदर में तुम्हारे पास क्या क्या चीजें आनी चाहिए? वही 6 चीजें लिख दो. परचेजेस, चेंजेस इन स्टॉक, वो सारी चीजें. ठीक है, तो हम लाइन वाइज सबसे पहले क्या करते हैं? परचेजेस को लिखते हैं. जो यहाँ पे परचेजेस की जगह पे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, विच इज 4 लाख रुपीज. ठीक है, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए? चेंजेस इन स्टॉक. बट चेंजेस इन स्टॉक तुम लोग को क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन ही नहीं है, तो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मेरे पास स्पेस का लिमिटेशन है. बट तुम लोग तो यहाँ पे आके चेंजेस इन स्टॉक लिखोगे. फिर चेंजेस इन स्टॉक के बाद दूसरा क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस, वो भी लिखोगे, अमाउंट में 0. फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस. तो देखो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डायरेक्टली दे दिया 1,30,000, वरना तुम्हें जनरली क्या दिया होता है? सैलरी गिवन होता है. तो सैलरी दिया होता है, वेजेस दिया होता है, तो वही लिखोगे. फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? फाइनेंस कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे तुम्हें डायरेक्टली फाइनेंस कॉस्ट दिया है, कोई भी इंटरेस्ट एंड ऑल नहीं दिया है, तो तुमने फाइनेंस कॉस्ट भी लिख दिया, खत्म हो गया. फिर नेक्स्ट क्या है? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन तुम्हें डायरेक्टली दे दिया है. व्हाट इज द डेप्रिसिएशन? दैट इज 22,500. तो तुमने डेप्रिसिएशन भी लिख दिया. आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है. फिर नेक्स्ट चीज क्या दी है? टोटल. तो डेप्रिसिएशन के बाद एक और चीज आ जाती है तुम्हारे पास में, अदर एक्सपेंसेस करके. बट अदर एक्सपेंसेस तुम्हें क्वेश्चन में दिया नहीं है, तुमने अदर एक्सपेंसेस फॉर्मेट में लिखा है, तो उसके सामने अमाउंट में 0 कर दो. और फिर ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल मारो. सारे एक्सपेंसेस का टोटल फाइनली कितना है? 5,70,000. तो 770 में से 570 तुम्हारा खर्चे की तरफ चला गया, तो तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स कट करने से पहले फाइनली तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना आया? 2 लाख. इसमें से गवर्नमेंट एडजस्टमेंट में दिया था कि गवर्नमेंट ने टैक्स कितना मांगा है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 80,000. हमें लगता है कि इतना तो पे करना ही पड़ेगा, तो हमने टैक्स पे कर दिया 80,000. प्रोविजन बना दी, मतलब प्रोविजन का मतलब पैसा साइड पे रखा है, फाइनली हम पे कर देंगे. और 2 लाख में से 80,000 गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ठीक है, अब ये याद रखना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, ये प्रॉफिट बच गया, ये प्रॉफिट जाएगा बैलेंस शीट में. और बैलेंस शीट में कहां पे जाएगा? ये प्रॉफिट जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में. कहां जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में. और ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ये एडजस्टमेंट था, इसलिए इसकी दूसरी इफेक्ट कहां जाएगी? तो शॉर्ट
टर्म प्रोविजन में जाएगा। कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आई होप यहां तक क्लियर है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक पूरे पेज पे लायबिलिटी लिख दो। लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, ठीक है, और उसके 2 बच्चे, फिर शर्मा जी के 2 बच्चे, वर्मा जी के 3 बच्चे और पांडे जी के 4 बच्चे। तो वो सारी चीजें लिख दो 9 के 9 लाइन में, ठीक है। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल था, रिजर्व एंड सरप्लस था। फिर दूसरा वर्मा जी के 3 बच्चे था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म, और फिर दूसरा क्या था? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और फिर करंट लायबिलिटी वाले में 4 चीजें थी। तो उसी सीक्वेंस में चलेंगे। बट मैं सारी चीजें नहीं लिखी होगी मेरे में, बट तुम्हें तो सब कुछ लिखना है। मैं तो पास हो चुका हूँ, तो मुझे तो फॉर्मेट बना के चलना है आगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइनली सबसे पहले शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में देखो शेयर कैपिटल गिवन है क्या? तो हाँ जी, शेयर कैपिटल गिवन है 5 लाख। तो हम शेयर कैपिटल में जाके 5 लाख लिख देंगे। फिर दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस, जो हमारा नेट प्रॉफिट था 1,20,000 रुपए। तो वो नेट प्रॉफिट हम लोग का वहां से आ जाएगा। 11th स्टैंडर्ड में भी तुम लोग नेट प्रॉफिट जाके कैपिटल में प्लस होता था, ड्रॉइंग माइनस होता था, याद है? तो वैसे ही यहाँ पे भी कैपिटल में जाके प्लस हो गया। अब शर्मा जी के 2 बच्चे हैं, इन दोनों की इनकम जो भी आएगी वो फाइनली तुम्हारे पास बाहर आ जाएगा, विच इज 6,20,000। वर्मा जी के 3 बच्चे, विच इज नॉन करंट लायबिलिटी। उसमें सबसे पहला कौन है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर में चेक करो कि तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग डायरेक्टली दे दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग विच इज 3,50,000। तो आके 3,50,000 लिख दिया। फिर अदर आता है, बट अदर तो दिया ही नहीं है। और तीसरा आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वो भी नहीं दिया है। तो एक ही था, तो मैंने एक ही चीज बाहर लिख दी। अब आते हैं हम लोग करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर में सबसे पहला होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बट हमारे पास तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी नहीं है। हमारे पास डायरेक्टली ट्रेड पेएबल दे दिया है। तो ट्रेड पेएबल, उसके बाद आता है ट्रेड पेएबल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से? ट्रेड पेएबल इज 1 लाख। तो हम ट्रेड पेएबल 1 लाख लिखेंगे। ट्रेड पेएबल के बाद क्या आता है? अदर करंट लायबिलिटी। चेक करो तुम्हारे पास अदर करंट लायबिलिटी दिया है क्या? तो मुझे तो नहीं लगता है कि अदर करंट लायबिलिटी है। बट शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कौन सा है? जो हमने टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स वाला किया था ना 80,000 का, तो वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 80,000 वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों का टोटल करेंगे, फाइनली 180 आ गया। और लास्ट में 1, 2 और ये 3, इन तीनों का टोटल करके बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा, विच इज इक्विवेलेंट टू 11,50,000। ये चीज यहां तक क्लियर है। तो अब तुम्हारा ये फोकस रहना चाहिए कि लायबिलिटी का टोटल अगर 1150 आ गया, तो अब एसेट का भी टोटल 1150 आना चाहिए। लायबिलिटी के लिए सारी चीजें वो थी हमारे क्वेश्चन के क्रेडिट साइड वाली चीजें, क्योंकि लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट साइड होता है। अब हम लोग फोकस करेंगे डेबिट साइड पे। डेबिट साइड में से जो पीएनएल में चला गया, उसके अलावा जितना भी डेबिट में है वो सब कुछ एसेट में जाएगा। तो आ जाओ, सिमिलर फॉर्मेट। एसेट के अंदर में नॉन करंट एसेट था, उसमें सबसे पहले टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट में, फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट कितने का है? 8 लाख रुपीज, ठीक है। डायरेक्टली दे दिया है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी घुमा के नहीं दिया है। इनटेंजिबल एसेट मुझे तो नहीं दिख रहा है, मतलब इनटेंजिबल एसेट तो नहीं है। उसके बाद क्या दिया है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे दिया है। तो हम डायरेक्टली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से दिया है? नॉन करंट इन्वेस्ट, हाँ ये रहा लास्ट में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज 1,40,000, ठीक है। ये दोनों का टोटल मिला के कितना हो गया? 9,40,000। अब इसके अलावा जाते हैं हम करंट इन्वेस्टमेंट में, करंट एसेट्स में। करंट एसेट के अंदर में सबसे पहली चीज आनी चाहिए थी वैसे करंट इन्वेस्टमेंट, बट वो भी नहीं है। उसके बदले में इन्वेंटरी उसके बाद वाला है। इन्वेंटरीज के नाम पे मतलब स्टॉक हो गया। चेक करो इन्वेंटरीज तुम्हें डायरेक्टली दिया है क्या? तो यस, इन्वेंटरी इज रुपीज 1,10,000। तो इन्वेंटरी आ गया। ट्रेड रिसीवेबल आ गया। ट्रेड रिसीवेबल पे सीधा सीधा दे दिया है, वरना बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल की जगह पे क्या दिया होगा? बिल्स रिसीवेबल दिया होगा, डेटर्स दिया होगा। तो वो चीज को हम फोकस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा? इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल, तो वही ले लेंगे, वरना डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल लेते। तो ट्रेड रिसीवेबल 40,000 आ गया। तो फाइनली इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है 60,000, वो लिख दिया हमने। फाइनली इसके बाद टोटल आ गया विच इज 2,10,000। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। फाइनल बैलेंस शीट का टोटल, एसेट साइड का टोटल भी आ गया 11,50,000। तो
प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के बाद लायबिलिटी बनाएंगे, लायबिलिटी के बाद एसेट बना देंगे। बहुत ही डैम इजी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सेम टू सेम डिटो सम मार्च 26 में आ चुका है। तो होगा क्या एग्जाम के अंदर में इस बार, मतलब मार्च 2027 में आने के चांसेस कम है। तो इसके अलावा और भी एडजस्टमेंट वाले सम्स है एक्सरसाइज के अंदर में, वो हम करेंगे, उससे ज़्यादा और क्लैरिटी लेंगे। और दो सम ऐसे हैं जो बोर्ड वालों ने आउटसाइड द बुक पूछा हुआ है, तो अल्टीमेटली हम उस सम पे भी ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी हर 3-4 साल में एक बार रिपीट हो जाता है। ठीक है, अगर तुम लोग को इस सम के अंदर में या इस मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर में कुछ भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ राइट इनटू द कमेंट। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि भाई हमें और कोई मेथड से पढ़ाना चाहिए, और कोई इजी मेथड, इससे भी ज़्यादा कोई इजी मेथड, कन्वीनियंट मेथड हो तो मैं बता सकूँ तुम्हें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज सम नंबर 9। सम नंबर 9 तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द मार्च 2027 एग्जाम। ठीक है, इनके लिए ये सम आने के चांसेस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। तो इस सम के अंदर में तुम लोग का एक ही बेसिक फंडा यही है, प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाओ और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दो। इतना करो, बाकी तो तुम्हारा सम राइट हो ही जाएगा। सो क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है, फटाफट जस्ट जो डिटेल्स दी हुई है उसी पे फोकस करो। और फिर दो चीज़ें और है, दैट इज 2 एडजस्टमेंट, एक क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है और एक दूसरा कहाँ पे दिया है, एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम नंबर 9 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम नंबर 9। अब तुम्हारे पास जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं तो एक P&L का एक आइटम लिखते जाऊंगा, उसके सामने अमाउंट लिखते जाऊंगा। तुम पहले से फॉर्मेट बना लो और जहाँ जहाँ पे भी जो अमाउंट मैं फिल करूँगा वो अमाउंट तुम्हें भी फिल करना रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेम बेसिक फॉर्मेट। ठीक है, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट। सबसे पहले हमेशा क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम। तुम चेक करो तुम्हारे पास सेल्स कितना दिया हुआ है, दैट इज 9,60,000। अदर इनकम के नाम पे तुम्हारे पास इस बार क्या है, डिस्काउंट रिसीव। सेल्स और अदर इनकम हमेशा क्रेडिट में होगा, और क्रेडिट में सिर्फ लायबिलिटी होगा या फिर ये इनकम के 2 चीज होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड 15,600, ये दोनों को अगर प्लस करोगे तो फाइनली तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू ऑफ रुपीज 9,75,600। अब एक्सपेंसेस में सबसे पहला क्या नाम दिया है, परचेजेस। तो परचेजेस के अंदर में चेक करो परचेजेस तुम्हें कितने से दिए हुए, तो परचेज अमाउंट इज 4,26,000। ठीक है, तो परचेजेस हो गया। उसके बाद चेंजेस इन स्टॉक आता है। चेंजेस इन स्टॉक कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब सुनो, क्लोजिंग स्टॉक वो तो एडजस्टमेंट में दिया है, तो एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट। ठीक है, हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट हो गए। तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो तुम P&L में लिख दोगे, और याद करो फाइनल अकाउंट्स के अंदर में क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पे आता था। ठीक है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखते थे और दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड में। तो ये जो 42,000 है ना, इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट एसेट साइड पे, इन्वेंटरीज करके जो पार्ट था उसी में। तो ये 42,000, 36 में से 42 तुम लोग माइनस करोगे, किस में से, 36 में से 42 माइनस करोगे, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा, -6,000। ये क्लियर है। फिर इसके बाद तीसरा जो चीज है, तीसरा तुम्हारे सीक्वेंस के हिसाब से डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, बट डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट वाले एक्सपेंसेस कोई भी नहीं दिए, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट। अब एम्प्लॉय बेनिफिट में सैलरी और वेजेस दोनों एम्प्लॉयज को दिया जाता है। वैसे देखने जाए तो वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, पर तुम्हारे सॉल्यूशन जितने भी होते हैं ये लोग टेक्स्ट बुक वाले इसको किस में कंसिडर करते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट। ठीक है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के नाम पे कितना हो रहा है, 3,24,000 सैलरी और वेजेस का टोटल करके। फिर क्या दिया है, फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे क्या एक एक्सपेंस है, डिबेंचर इंटरेस्ट। और वैसे भी जिसकी सरने में इंटरेस्ट आ जाता है वो ऑटोमेटिकली किधर जा जाता है, फाइनेंस कॉस्ट में। वो कितना दिया है, 12,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस के लिए क्या काम का है, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस। ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, दैट इज 24,000। ठीक है,
तो ये सारे कॉस्ट आ गए, कितने टोटल आए 5, और होते टोटल कितने हैं तुम्हारे पास यहाँ पे 7 होते हैं। तो कौन सा कॉस्ट नहीं आया, एक तो तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आया और दूसरा कौन सा नहीं आया, डेप्रिसिएशन नहीं आया, ठीक है ना। उसके अलावा बाकी के सारे आ गए। अब सारे खर्चे का टोटल, मतलब ये सारे का टोटल करोगे तो फाइनली कॉस्ट कितना आ रहा है, टोटल एक्सपेंस आ रहा है 7,80,000। तो यहाँ पे फाइनली तुम्हारे एक्सपेंस का टोटल आ गया, ऊपर इनकम का है, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करोगे तो फाइनली प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया विच इज 1,95,600। अब चेक करो एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 को अगर आराम से पढ़ेंगे अपन तो एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर में क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन था और हमारे पास में क्या गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन चेक करो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज रुपीज 50%। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट, सेकेंड एडजस्टमेंट। तो भाई हमने तो ऑन कितना किया है, हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है 195,600। कैलसी पे प्रेस करो, 1,95,600 इनटू 50%, प्लस और माइनस अभी कुछ भी मत प्रेस करना, 1,95,600 इनटू 50%, विच शोज अ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50% के हिसाब से 97,600। अब जो प्रॉफिट था उसमें से गवर्नमेंट हमारे पास से पैसा ले गई, तो फाइनली हमारे पास आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना बच गया, 97,800। अब जो चीज मैंने पीछे वाले सम्स में भी करवाई थी रिवाइज, अभी वापस से रिवाइज करवा रहा हूं, दैट इज ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है इसकी दूसरी इफेक्ट कहां जाएगी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। कहां जाएगी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, ठीक है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसकी दूसरी इफेक्ट कहां जाएगी, तो इसकी दूसरी इफेक्ट जाएगी रिजर्व एंड सरप्लस में। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगी, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर में। यहां तक क्लियर है। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पूरा खत्म हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमारा राइट है तो हमें बोर्ड वाले को कंपलसरी कितने मार्क्स देने पड़ेंगे, 5 मार्क्स उन्हें कंपलसरी हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये पार्ट भी क्लियर होता है तो हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। आई होप तुम लोगों ने एसेट और लायबिलिटी का फॉर्मेट बना के रखा है। तो सबसे पहले लायबिलिटी में जाते हैं, शर्मा जी के 2 बच्चे मतलब शेयर होल्डर वाले के, फिर वर्मा जी मतलब नॉन करंट लायबिलिटी 3 बच्चे, और लास्ट में करंट लायबिलिटी वालों के 4 बच्चे। तो वैसे ही याद रखोगे तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। 2 बच्चों में पहले वाले का नाम शेयर कैपिटल है, दूसरे वाले का नाम रिजर्व एंड सरप्लस है, राइट। शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 2,40,000। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, तो जो प्रॉफिट था लास्ट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज 97,800। तो ये तो हमारे दोनों का टोटल, शर्मा जी के बच्चे की इनकम कितनी हो गई, फाइनली 3,37,800। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें से सबसे पहले तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोड लोन, तो 10% डिबेंचर्स, ठीक है। ये हमारे किसका पार्ट है, लॉन्ग टर्म बोरोड लोन्स, ठीक है। या फिर इसको तुम लोग ये भी नाम बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब डिबेंचर्स दे के रखा है तो फाइनली वो कितना है, 1,20,000। फिर तुम्हारे पास दूसरा क्या दिया है, दूसरा तुम्हारे पास में अदर वाला चीज नहीं दिया, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी नहीं दिया है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी नहीं दिया है। अब सीधा हम लोग जाते हैं करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटी के अंदर में हमारे पास में बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने से दिया है, 14,400। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट किसका पार्ट होता है, कोई आइडिया है तुम लोगों को? बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। मैंने यहाँ पे लिखना रह गया है, बट ये किसका पार्ट बन जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट बैंक ओवरड्राफ्ट 14,400। फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और वो किसका पार्ट है, तो वो तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही रहेगा। कहाँ से आया, पीएनएल में जो 50% टैक्स था वही वाला। तो फाइनली इन दोनों का टोटल, ठीक है, शर्मा जी, वर्मा जी और पांडे जी, इन तीनों का टोटल फाइनली हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी का टोटल हो जाएगा। ये समझ में आया, यहाँ तक भी क्लियर है। अब एसेट की तरफ चलते हैं। एसेट में 2 है, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट में टेंजिबल इंटेंजिबल पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं नॉन करंट एसेट। उसके अंदर में सबसे पहला नाम किसका दिया है, परमानेंट एसेट। परमानेंट एसेट में भी कौन है, टेंजिबल। टेंजिबल में सबसे पहला कौन है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में हमारे कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है,
2,28,000। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट तो किया है, बट कौन से इन्वेस्टमेंट में किया है? सॉफ्टवेयर। हमने सॉफ्टवेयर महंगे महंगे सॉफ्टवेयर खरीदे। आज सारे इंपॉर्टेंट अच्छे सॉफ्टवेयर लाइसेंस वर्जन वाले, वो सब हमारे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट हो गया? नॉन करंट। मतलब वो सॉफ्टवेयर का पैसा एक बार दिया तो 2 3 4 5 साल के लिए पैसा यूज करने मिलेगा। ठीक है, विच इज 1,20,000। तो फाइनली नॉन करंट एसेट का टोटल हमारे पास आ गया 3,48,000। अब हम चलते हैं आगे करंट एसेट। करंट एसेट में सबसे इंपॉर्टेंट डेटर्स दे के रखा है विच इज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 1,80,000। तुम्हारा जैसे जैसे एक एक चीज आते जा रहा है उस पर टिक मारते जाना, तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई अब रिमेनिंग वाला क्या क्या बच गया। लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को तुम लोग लिख सकते हो यहाँ पे इन्वेंटरीज। ठीक है, क्या आ जाएगा? इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज भी क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है विच इज 42,000। ठीक है, और कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो इन दोनों का टोटल फाइनली, एक मिनट, ये पीछे वाले का टोटल कितना था? पूरे लायबिलिटी का टोटल 570 था, तो इन्होंने 348 किया। मेरी एक चीज मिस हो गई है। कौन सी चीज? इन दोनों का टोटल 1,80,000 प्लस 42,000, तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा 2,22,000। ठीक है, और फिर फाइनली एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 5,70,000। ठीक है, ये एक मेरा मिस हो गया था, वो तुम लोग प्लीज ध्यान से देख के कर लेना। आई होप ये सम के अंदर में मतलब कुछ भी नहीं था, मतलब बच्चे जैसा सम है, और इस सम को करते ही तुम्हारे पास में पॉकेट में कितने मार्क आ जाएंगे? 11 आ जाएंगे। तुम्हें पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के अंदर में रॉन्ग होने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी है, बट कंपनी फाइनल अकाउंट में मतलब कोई भी बच्चा अगर रॉन्ग कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, मतलब वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब रिजल्ट में ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आई वुड रेकमेंड तुम जितना टाइम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में दे रहे हो उसका तुम 20% टाइम ढंग से इस पे दे दोगे ना, तो भी तुम्हारा रिजल्ट गेम चेंजिंग हो जाएगा इसके वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। ओके, डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज सम नंबर 10। एक्सरसाइज का सम नंबर 10 है वो क्या कहते हैं, 9 जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज का सम नंबर 9 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट मैं तुम्हें इसके अलावा अदर देन टेक्स्ट बुक भी मैं तुम्हें 2 3 सम और सजेस्ट करने वाला हूँ, वो तुम लोगों को करना चाहिए। ठीक है, तो वो बोर्ड के अंदर में पूछे हुए सम्स है और 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं, अदर देन टेक्स्ट बुक है, बट वो तुम्हें करना पड़ेगा। वो मार्वल वाली बुक्स जो होती है उसमें तुम्हें मिल जाएगा, राइट। तो हम 10 सम करते हैं, वही चीज़ P&L बैलेंस शीट पूरा बना दो और फिर 1 बाय 1 मेरे साथ में करते जाओ। ठीक है, मैं उसी सीक्वेंस में करवाऊंगा जैसे मैंने पूरा चैप्टर कराया है। सो प्लीज़ जस्ट फॉलो माई वे ऑफ टीचिंग। ठीक है, जिससे तुम्हारे लिए 2 बार तुम पहले फॉर्मेट लिख दोगे तो वो वैसे रिवाइज हो जाएगा, और फिर मेरे साथ में स्टेप बाय स्टेप करोगे तो तुम्हारा चैप्टर ये एक सम 2 बार रिवाइज होगा। तो टेक्स्ट बुक का सम नंबर 10 स्क्रीन पे तुम्हारे ऑलरेडी कब से है। ठीक है, आई होप तुम लोग ने चेक कर लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं विद सम नंबर 10, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट। सबसे पहला काम हमारा क्या है? सेल। ठीक है, सेल्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 11,25,000। फिर अदर इनकम है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो चेक करो, डिस्काउंट रिसीव्ड तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कहाँ पे दिया है, कितना दिया है, क्रेडिट में जितना भी दिया है वो सारी इनकम है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड तो नहीं है, बट अदर इनकम करके है 30,000। तो डिस्काउंट रिसीव्ड तो इसमें नहीं लिए, ये गलती से मेरा लिखा हुआ है तो इसको मैं कट कर रहा हूँ। और फाइनली इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल इज 11,50,000। यहाँ तक क्लियर है। फिर एक्सपेंसेस में आते हैं। एक्सपेंसेस में चेक करो तुम्हारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, परचेजेस एंड ऑल सेपरेटली दिया हुआ है कि डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन में देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लास्ट सेकंड दिया हुआ है, गुड्स खरीदने का खर्चा विच इज 6 लाख रुपीज, तो ये भी हमने मेंशन कर दिया 6 लाख रुपीज। ठीक है, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे ही दिया है तो चेंजेस इन स्टॉक नहीं होता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नहीं है, तो हम सीधा जंप करके जाते हैं। तुम्हें चेंजेस इन स्टॉक के अंदर में 0 लिखना है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 0 लिखना है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो हम क्वेश्चन में चेक करते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सीधा सीधा दे दिया है, कोई सैलरी वेजेस के नाम पे नहीं दिया है, तो हम एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम पे कितना दिया है 1,95,000, तो ये भी डन। फिर हम चेक करते हैं फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे, तो फाइनेंशियल कॉस्ट के नाम पे हमारे पास क्वेश्चन में डायरेक्टली 26,000, ठीक है, 250 करके फाइनेंस कॉस्ट दे दिया। फिर हमारे पास क्या है डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन भी हमारे पास कितना है 33,750। यहाँ तक क्लियर। तो इन सारे खर्चे का टोटल करेंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंस कितना आ गया 8,55,000। इनकम कितनी थी 11,55,000, उसमें से 855 गया, तो फाइनली हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया 3 लाख रुपीज़। इसमें से गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। जनरली अपने अभी जो 2 सम किया उसमें टैक्सेशन दे के रखा हुआ था 50% या अमाउंट। मुझे तो यहाँ पे कोई टैक्स के नाम पे कुछ भी नहीं दिख रहा है,
ठीक है। तो अगर हमारे पास टैक्स के नाम पे कुछ भी नहीं है तो जीरो हो जाएगा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपीस। मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये कहाँ जाता, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाता। ये तो नहीं दिया है तो हम लोग इसको जीरो लिखेंगे। और ये 3 लाख रुपीस कहाँ जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। किधर जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार टैक्स दिया ही होगा, कभी कभी नहीं दिया होता तो नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं। लायबिलिटी और एसेट, लायबिलिटी में शर्मा जी, वर्मा जी और पांडे जी, ठीक है। 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, वही चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी के अंदर में सबसे पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल। चेक करो शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, 7,50,000, ठीक है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस उड़ते हुए आएगा जो हमारा प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स वाला 3 लाख। तो इन दोनों को अगर तुम टोटल करते हो तो फाइनली तुम्हारे पास ये आ गया। अच्छा, इस सम के अंदर में तुम्हारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में प्रीमियम भी है, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने ये नोटिस ही नहीं किया कि इस बार सब में सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो वो भी एक रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो फाइनली अब टोटल आएगा 11,10,000। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब वर्मा जी के 3 बच्चे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, फिर दूसरा क्या था, अदर लॉन्ग टर्म है, और तीसरा क्या था, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। तो इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कितना दिया है, 10% डिवेंचर्स, कितना रुपए दिया हुआ है, 5,25,000। फिर दूसरा और कुछ भी नहीं है, बाकी तुम लोग लिखोगे, क्या लिखोगे, अदर लॉन्ग टर्म और फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और अमाउंट में डैश करोगे और फिर फाइनल टोटल बाहर निकालोगे 5,25,000। अब पांडे जी के 4 बच्चे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिखोगे, अमाउंट 0। फिर क्या है, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल में अमाउंट ऑलरेडी गिवन है 90,000। यहाँ तक भी क्लियर है। तीसरा चीज क्या दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अदर करंट लायबिलिटी भी नहीं दिया है, और करंट प्रोविजन वाला भी नहीं दिया है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो फाइनली हम टोटल करेंगे और हमारे लायबिलिटी साइड का टोटल भी कितना आ गया, 17,25,000। अगर ये इतने में ही खत्म हो गया, अब तुम्हारा पार्ट चालू होता है कौन सा वाला, दैट इज एसेट। एसेट में क्या फोकस करोगे, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ठीक है, किसमें, नॉन करंट एसेट में, और फिर पूरा का पूरा करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के अंदर में टेंजिबल एसेट, कितने के टेंजिबल एसेट दिए, 12 लाख रुपए के। इसके अलावा क्या दिया, इंटेंजिबल एसेट में सॉफ्टवेयर दिया है। ये सॉफ्टवेयर बहुत काम की चीज है, क्वेश्चन में जब भी सॉफ्टवेयर देते हैं ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सॉफ्टवेयर में गलत करके आते हैं, कहीं और ही लिख के आते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट में सॉफ्टवेयर 2,10,000, ठीक है। और फाइनल आंसर कितना आ गया, 14,10,000। तो यहाँ तक ये आया कौन सा, नॉन करंट वाला। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं करंट एसेट। करंट एसेट में भी बहुत सारी चीजें, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज और वो सब कुछ। तो सबसे पहले इन्वेंटरीज दी है, तो मैं तो इन्वेंटरीज लिखूंगा, तुम सारे फॉर्मेट लिखोगे और उस फॉर्मेट के हिसाब से तुम लोग सामने जिसके सामने वैल्यू है वैल्यू लिखोगे, वरना तुम लोग क्या करोगे, अमाउंट की जगह पे वहाँ पे 0 लिख दोगे। करंट इन्वेस्टमेंट में 0, इन्वेंटरी में तुम्हारे पास आ गया, ट्रेड रिसीवेबल, इसके बाद कौन सा है, ट्रेड रिसीवेबल में 60,000, ठीक है। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वो भी दिया हुआ है, दैट इज 90,000, वो भी तुम लोग ने लिख दिया। इसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं दिया हुआ है, तुम 0 लिख दो, और अदर करंट एसेट भी नहीं दिया, उसके सामने भी 0 लिखो। और फाइनली नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का फाइनल टोटल करो और फाइनल अमाउंट लिख दो 17,25,000। यहाँ पे फाइनली मेरे पार्ट पे पूरा चैप्टर मैंने कवर कर लिया टेक्स्ट बुक के हिसाब से, बट इसके बाद भी एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैं रिलीज करूंगा, उसको तुम गलती से भी मिस मत करना। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो।